नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। टीजीटी का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। इस क्रम में 2016 के पेपर का जो ज्योग्राफी का पार्ट था उसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज उसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, तो आज अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तापीय ऊर्जा ऊर्जा परियोजना किस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, तो ये जो प्रदूषण होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है, तापीय ऊर्जा परियोजना मतलब विद्युत का उत्पादन। विद्युत का उत्पादन जब कोयले से होता है तो कोयला जलता है तो वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा। अच्छा, कोयला जलने के बाद जब उससे जो बचा हुआ जो पदार्थ बचता है उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाता है। जिस भूमि पे डंप किया जाता है वो भूमि प्रदूषित हो जाती है, कृषि योग्य नहीं बचती है, तो भूमि प्रदूषण भी हो जाता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, क्योंकि जल को ही उबाला जाता है, जो भाप बनाया जाता है जिससे टरबाइनें चलती हैं कोयला जला करके, तो जल को ही गर्म किया जाता है तो जल भी प्रदूषित होता है। ठीक है, वो काम के लायक नहीं रहता है, उपयोग के लायक नहीं रहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ध्वनि प्रदूषण। मतलब तापीय ऊर्जा परियोजना से ध्वनि प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण ऐसा नहीं होता जिससे ध्वनि उत्पन्न होती हो। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है निबल प्राथमिक उत्पादक। तो पहले तो हम समझते हैं कि सकल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रश्न से ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का। ठीक है, ये जो संपूर्ण कार्बनिक पदार्थ का जितना निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, सकल प्राथमिक उत्पादन। और ये करता कौन है, प्राथमिक उत्पादक करते हैं किसके थ्रू हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इन्होंने उत्पादन कर लिया तो उस जो संपूर्ण उत्पादन किया उसको कहा जाता है सकल प्राथमिक। लेकिन वो इस उत्पादन के दौरान मान लीजिए कुछ अपनी सांस लेने में खर्च करते हैं, ठीक है, और कुछ जो है अपना वृद्धि करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ का क्या करते हैं, अपने भोजन एकत्र करने में खत्म करते हैं। ठीक है, तो जो जो हानि जो नुकसान हो जा रहा है, जो खत्म हो जा रही है, उसको घटाने के बाद जो बचती है उसको क्या कहा जाता है, निबल प्राथमिक उत्पादन। यही निबल प्राथमिक उत्पादन को अपने से अगले क्रम में वो संचरित करते हैं। ठीक है, जो केवल 10% होता है। प्राथमिक उत्पादक जब अपने से ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ताओं को देते हैं वो मात्र 10% होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, सकल प्राथमिक उत्पादन जो कुल कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन होता है, और निबल जो उसमें हानियां घटाती है। हानियां कौन कौन सी, सांस लेने में जो खत्म करते हैं, भोजन एकत्र करने में जो खत्म करते हैं, या अपने आप को जो निर्माण करते हैं, ठीक है, उसमें जो खत्म हो जाती है उसको घटा करने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, निबल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि उपयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, ये किसके द्वारा बताया गया था। कृषि भूमि उपयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, ये किसके द्वारा बताया गया था। तो इसका उत्तर है वान थ्योनन का ये मॉडल है। ठीक है, वान थ्योनन का ये किस पे आधारित है, तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। तुलनात्मक लाभ पर आधारित है, तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक मॉडल तुलनात्मक लाभ पर आधारित है, या कौन सा आर्थिक मॉडल परिवहन लागत पर आधारित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि भूमि उपयोग मॉडल था, कृषि भूमि किसका, वान थ्योनन महोदय का था, और ये किस पे आधारित था, तुलनात्मक लाभ पर आधारित था। वेबर महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो न्यूनतम परिवहन लागत से था। क्या था, न्यूनतम परिवहन लागत से संबंधित था। ठीक है, और जो पेंक का है वो तो आपको पता है अपर्दन चक्र से संबंधित है। ठीक है, अपर्दन चक्र से डेविस महोदय के जो है आलोचना में इन्होंने अपना अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या कृषि भूमि उपयोग कैसा है, वान थ्योनन का है और तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि हुई थी, किस दशक में पूछ रहा है, नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1911 से 1921। ठीक है, इसमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी। ये कितना हो गया था, 0.31 माइनस। ठीक है, ये 1921 में जो जनगणना आई थी तब उसमें देखने को मिला था कि जो दशकीय वृद्धि है वो नकारात्मक हो गई थी, क्योंकि
बहुत सारी बीमारियों की वजह से भारत में ये नकारात्मक वृद्धि हुई थी। अच्छा प्रश्न नकारात्मक ही नहीं, इसको अच्छा महान महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 1921 को, ठीक है। अच्छा दशक पूछ दे तो आप 11 से 21 लगाएंगे, केवल वर्ष पूछे तो 21 लगाएंगे। अच्छा आप ये समझिए कि सबसे अधिक किस दशक में रही होगी, प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कब रही होगी, तो उसका सही उत्तर है 1961 से 1971 के दौरान जो दशकीय वृद्धि थी वो सर्वाधिक थी, 24.80% के आसपास थी, ठीक है, 24.80% के आसपास थी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटक के बाद नंबर आता है केरल का। कर्नाटक के बाद किसका नंबर आता है? केरल का। केरल के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, ठीक है। तो आप 3 क्रम याद कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या है? कर्नाटक, सही उत्तर भी कर्नाटक है और पहले नंबर पे भी है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें तो केरल आता है, केरल के बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु आता है। हमको 2-3 ये याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा हमेशा पहला ही नहीं पूछता है। मान लीजिए अगर कर्नाटक विकल्प में नहीं होता तो हमें केरल करना पड़ता। प्रश्न के आधार पर तो केरल सही उत्तर होता, लेकिन अगर पूछ देता कि प्रथम कौन है तो कर्नाटक है, द्वितीय केरल, तीसरा तमिलनाडु है, ठीक है। और ये नवीनतम आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष क्या है? मतलब किस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाए, उसके लिए कौन सा प्रावधान है, किसको नगरीय बस्ती कहा जाए, वो प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 5000 या अधिक जनसंख्या, ठीक है। भारत में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती कहने के लिए सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। उसमें बताया गया था कि या तो उस नगर में क्या हो, नगर पालिका हो, ठीक है, नगर पालिका हो, या वो नगर निगम हो, क्या हो, नगर निगम हो, या फिर छावनी बोर्ड हो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं कि या तो उस नगर की जनसंख्या कितनी हो चुकी हो, 5000 हो चुकी हो, उसका जनसंख्या घनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उसका जनसंख्या घनत्व हो गया, और उसकी 75% मेल पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में लगी हो, गैर कृषि कार्यों में लगी हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? नगरीय बस्ती कहा जाएगा। ये प्रावधान 2011 की जनगणना के अनुसार किए गए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि डेट्रायट के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट जो है स्वचालित वाहनों के लिए, या हम लोग कह रहे हैं मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है डेट्रायट, और इसकी एक विशेषता यह है कि इरी झील के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? इरी झील के तट पर स्थित है। जो महान 5 झीलें हैं उनमें से एक इरी झील जो है उसके तट पर स्थित डेट्रायट शहर किस लिए प्रसिद्ध है? स्वचालित वाहन या मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब डेट्रायट के अलावा प्रश्न पूछ देता है कि भारत का डेट्रायट किसे कहा जाता है, जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है। तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत का डेट्रायट या जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का सीबीडी है, तो इसका सही उत्तर है कनॉट प्लेस, सीपी जिसको बोलते हैं, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है। इसकी विशेषता होता है, सीबीडी इसको क्यों कहा जाता है, इसकी विशेषता होता है इसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं गगनचुंबी इमारतें होती हैं, ठीक है। सीबीडी की विशेषता है गगनचुंबी इमारतें होती हैं इसमें, ठीक है। दुकानें, होटल, थिएटर, ठीक है, थिएटर, उसके अलावा दफ्तर, बहुत सारे ऑफिस होते हैं उसमें, ठीक है, दफ्तर, और खुदरा व्यापार का क्षेत्र होता है। किसका? खुदरा व्यापार का क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सीबीडी कहा जाता है। तो नई दिल्ली का सीबीडी क्या है? कनॉट पैलेस। बहुत ऊंची इमारतें, दुकानें, होटल, थिएटर, ठीक है, ऑफिस और खुदरा व्यापार का क्षेत्र नई दिल्ली का सीबीडी। तो कहाँ पे स्थित है? कनॉट पैलेस में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको सही उत्तर पता होगा, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कापरनिकस के द्वारा दिया गया। कापरनिकस ने क्या बताया था कि सूर्य जो है केंद्र में है, बाकी अन्य ग्रह उसकी क्या करते हैं?
परिक्रमा करते हैं। ये कापरनिकस ने बताया था, ठीक है। कापरनिकस ने धर्म विरोधी बात कह दी थी, क्योंकि इससे पहले जो व्याख्या की गई थी अरस्तु महोदय के द्वारा वो धार्मिक व्याख्या थी। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और अन्य जो है सारी चीज़ें उसका, पृथ्वी केंद्र में है और अन्य सारी चीज़ें उसकी परिक्रमा करती हैं, ठीक है। तो ये जियोसेंट्रिक सिद्धांत कहलाता था। जियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? ये अरस्तु महोदय ने दिया था, ठीक है, अरस्तु महोदय ने दिया था। और कापरनिकस महोदय ने सही व्याख्या की थी, जो कि साइंटिफिक प्रूव भी हुई है, क्या कि सूर्य केंद्र में है और अन्य सभी ग्रह उसकी जो है परिक्रमा करते हैं। कापरनिकस, इसको क्या कहा गया? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा गया, ठीक है। इसमें देखिए फिर आ गए लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय ने क्या दी थी? नीहारिका परिकल्पना। इसी प्रश्न में लाप्लास महोदय का नाम दूसरी बार आ गया। जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बार बार तो हमें चीजें याद हो जाती हैं, गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लाप्लास महोदय ने क्या दी थी? नीहारिका परिकल्पना, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। कब दी थी? 1796 में। ऐसे ही चैम्बरलिन महोदय ने कौन सी परिकल्पना दी थी? ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न की व्याख्या होगी। आगे देखते हैं, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? तो आपको पता है कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ और सेम 23.5 साउथ, फिर जो यहाँ पे 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक। तो जो नॉर्थ वाली है इसी को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तर, जहां पे भी आपको दिखे आप टिक कर सकते हैं। ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अक्सर 66.5 देख के टिक कर दिया जाता है, उसके आगे उत्तर और दक्षिण भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो दक्षिण वाला है इसको क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण वाले को। तो पूछा है कि इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ह्यूमन एरर कभी कभी ऐसी हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आया? 66.5 आया, हमने तुरंत टिक कर दिया। ब्लास्ट का देखना भूल गए, वहां पे शायद एस लिखा मिल जाए, ठीक है। तो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर पूरा पढ़ेंगे तब टिक करेंगे, जिससे कि मानवीय गलती ना हो। अगला प्रश्न है, अपने ही स्थान पर शैलों का विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। अपने ही स्थान पर शैलों का विघटन और अपघटन की क्रिया कहलाती है। तो इसके विकल्प हैं अपक्षय, अपर्दन, भूस्खलन, साधारण। तो इसका क्या है? अपक्षय इसका सही उत्तर। अपक्षय का मतलब जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, ये अपनी ही जगह पर टूट फूट जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? अपक्षय हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये अगले प्रश्न में आपको मिल जाएगा। यांत्रिक अपक्षय होता है, ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, तीसरा पादप अपक्षय या जैविक अपक्षय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अपरदन में क्या होता है? अपरदन अपक्षय का ही थोड़ा विस्तृत रूप है। जब अपक्षय अपनी ही जब चट्टानों का टूटना फूटना अपनी ही जगह पर, तो अपक्षय कहलाता है। लेकिन वो परिवहित हो जाएं, परिवहन के जो साधन हैं जल, हवा और हिम के द्वारा, अगर वो मलबा जो परिवहित होने लगे, तो इसी बात को, इस क्रिया को क्या कहेंगे? अपरदन। चट्टानों का टूटना फूटना प्लस परिवहन अपरदन कहलाता है, और सिर्फ चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। भूस्खलन क्या है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी पहाड़ से जो मलबा नीचे की तरफ आता है, इसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है। कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यांत्रिक अपक्षय। कणिकामय विघटन, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है और ऐसे ऐसे टूट रही है, ठीक है, तो ये टूट रही, तो कौन सा अपक्षय है? यांत्रिक अपक्षय, ठीक है। क्योंकि अपक्षय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, पादप अपक्षय। पादप जैविक अपक्षय में क्या होता है? जैसे जो प्राणी जमीन के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं? खोखला कर देते हैं, ठीक है, तो चट्टानों को खोखला कर देते हैं, तो वो जो अपक्षय हो जाता है वो जैविक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? जैसे मान लीजिए लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। यांत्रिक अपक्षय का मतलब होता है कि ऐसे ही टूटना। मान लीजिए ऐसे चट्टान है कोई, हवा इस पे आके टकरा रही है, हवा इस पे टकरा रही, धीरे धीरे इसको तोड़ फोड़ के यहीं पे गिरा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? यांत्रिक अपक्षय। कणिकामय विघटन कहलाता है, ठीक है, कणों में टूट जाना। अगला प्रश्न है, मध्य कपासी का एक उदाहरण है। मध्य कपासी का उदाहरण है, तो इसका सही विकल्प है मध्य मेघ, ठीक है। तो अगर हम बादलों की यहाँ पे चर्चा कर लें, तो आपको दोबारा जो है प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऊंचाई के आधार पर, किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर बादल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 उच्च मेघ, यही देख लीजिए, नंबर 1 उच्च मेघ, नंबर 2 मध्य मेघ, नंबर 3 निम्न मेघ। तो 1, 2 और 3, और चौथा एक और प्रकार होता है
चौथा एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ। ठीक है, तो ये किस आधार पे हैं? ऊंचाई के आधार पे हैं। 4 प्रकार के, उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ और ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ। इसके अलावा बादलों का एक और वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? उनके स्वरूप के आधार पर। उनके स्वरूप के आधार पर बादलों का एक और वर्गीकरण किया गया। स्वरूप के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें क्या है? पच्छाव मेघ होते हैं। क्या होते हैं? पच्छाव मेघ होते हैं। फिर होते हैं स्त्री मेघ। कौन से होते हैं? स्त्री मेघ होते हैं। स्त्री मेघ के बाद क्या होता है? कपासी मेघ होते हैं। कपासी मेघ होते हैं। कपासी मेघ के बाद वर्षा मेघ होते हैं। ठीक है, वर्षा मेघ। ये 4 स्वरूप के आधार पे होते हैं। तो आपको दोनों पढ़ने हैं, जो उसकी ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है वो भी, और स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण है वो भी, क्योंकि जरूरी नहीं प्रश्न कहाँ से पूछे। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो ऊंचाई के आधार पर पूछा गया कि जो मध्य में मेघ पाए जाते हैं वो मध्य कपासी जो मेघ होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो मध्य मेघ होते हैं, मध्य कपासी। ठीक है, और स्वरूप के आधार पर पूछता तो पच्छाव मेघ, स्त्री मेघ या जो है कपासी मेघ और वर्षा मेघ हो जाते। तो इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है किस पे आधारित है? तो इसका सही उत्तर है वर्षा और तापमान पर आधारित है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कैसा है? पहली बात तो आप समझ लीजिए, मात्रात्मक है और आनुभाविक है। ठीक है, आनुभाविक, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोपेन का वर्गीकरण किस पे आधारित? मात्रात्मक है और आनुभाविक है। और इन्होंने अपने वर्गीकरण में वर्षा और तापमान को लिया है। और इन्होंने अपने जो जलवायु वर्गीकरण को 3 बार बताया था। एक बताया था 1918 में सबसे पहले, फिर इन्होंने उसमें संशोधन किया, फिर बताया 1931 में, और जो इनका फाइनली था वो 1953 में शायद आया था, 1953 में आया था। ठीक है, और इन्होंने, आपको पता है कि एक वनस्पति विज्ञानी थे जी कैंडोल महोदय। ठीक है, जी कैंडोल महोदय ने जो वनस्पति का वर्गीकरण किया था उसी के आधार पर इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण दिया है, जिसमें वर्षा और तापमान को मुख्य आधार बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप क्षमता प्राकृतिक रूप से दूसरे से मिलते हैं क्या कहलाता है? संक्रमिका। इसी को इकोटोन कहा जाता है। ये पहले भी आ चुका है, कई बार ये बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय मतलब जीवोम बायोम जो होते हैं वो जब मिलते हैं तो ये जो क्षेत्र बनता है इसको क्या कहते हैं? संक्रमिका या इकोटोन कहा जाता है। इसको मैं पहले भी व्याख्यायित कर चुका हूँ। ठीक है, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? पर्यावरण का निम्नीकरण मतलब कहाँ पर पर्यावरण सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित हुआ है, कहाँ पे? तो इसका सही उत्तर है 46 का सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार आपको पता है बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। ये खनिज संपदा के लिए बहुत ही संपन्न है। किस लिए? खनिज संपदा के लिए संपन्न है। बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, इसके साथ साथ ही वन संपदा के लिए भी बहुत संपन्न है। और छोटा नागपुर के पठार से महत्वपूर्ण नदियां भी होकर के बहती हैं, इसलिए ये क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि जहाँ पे उद्योगों की स्थापना हो जाएगी वहाँ पर पर्यावरण निम्नीकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो खनिज हैं उनको भी निकाला जाता है, और उनको निकाला जाता है जब उद्योग लगाए जाते हैं तो वन क्षेत्र को काटा जाता है या लकड़ियों को जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोनों तरह से नुकसान हो रहा है, इसलिए सर्वाधिक पर्यावरण निम्नीकरण कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के पठार में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। इसका सही उत्तर क्या है? सीधा। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर इसको समझेंगे इसकी व्याख्या तो दोबारा ये प्रश्न जब भी आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। जो पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड जिनको कहा जाता है, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है जीव संख्या पिरामिड। ठीक है, जिसमें संख्या की बात की जाती है। नंबर 2 होता है जीव भार पिरामिड। ठीक है, और नंबर 3 होता है संचित ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। अच्छा, सीधा और उल्टा क्या मतलब है? सीधा उल्टा का मतलब होता है जैसे कोई पिरामिड अगर ऐसे बन रहा है तो ये सीधा कहलाएगा, अगर कोई पिरामिड ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये उल्टा कहलाएगा। मतलब आधार जो है, किसी त्रिभुज का आधार ऐसे रहे, नीचे साइड ही रहे तो वो सीधा कहलाता है, और जब वो उल्टा हो जाता है मतलब आधार ऊपर हो जाए तो वो उल्टा पिरामिड कहलाएगा। अब जो संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक सूर्य से प्राप्त होती है।
लेकिन क्या सूर्य से सर्वाधिक किसी और स्तर के जीव प्राप्त कर पाते हैं? सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं सर्वाधिक मात्रा में कौन प्राप्त करता है? जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो सर्वाधिक ऊर्जा का संग्रह कर पाते हैं। और प्राथमिक उत्पादों की संख्या ही सर्वाधिक है। मान लीजिए क्योंकि प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, घास, ठीक है, उन्हीं की संख्या सर्वाधिक है। उससे ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इनकी संख्या कम होती जाएगी। तो जब कम होती जाएगी तो ऊर्जा भी कम होती जाएगी। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है, आप हमको कमेंट करके या अनुमान लगा करके बताइएगा। अगर इसकी व्याख्या हम बता देंगे, जब आप कमेंट करके लेकिन जरूर हमको बताइए कि जो जीव संख्या पिरामिड है वो कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा। जीव भार का पिरामिड। अच्छा, इसमें भी अलग अलग बातें, जैसे एक प्रश्न आता है कि पेड़ का जो पिरामिड है, पेड़ का पिरामिड है वो कैसा बनेगा, जीव भार के आधार पर पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा, ठीक है, या जीव संख्या के आधार पर पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा। तो आप बताइएगा। एक जो पेड़ है वो खुद में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, उसमें जीव संख्या के आधार पर पिरामिड का आकार कैसा होगा, उल्टा या सीधा। ठीक है, आप बताइएगा। क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जब भी दोबारा प्रश्न आएगा तो हम इसकी विस्तृत व्याख्या कर देंगे। आगे देखते हैं हम। किसने भूमि उपयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? किसने जो है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डडले स्टम्प। ठीक है, इन्होंने इसकी जो है ब्रिटेन की भूमि का उपयोग आरंभ किया और उसका मानचित्र प्रस्तावित किया था। ठीक है, इनकी ब्रिटेन की भूमि उपयोग एवं दुरुपयोग, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ब्रिटेन की भूमि उपयोग एवं दुरुपयोग। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। कई बार पूछा गया है ब्रिटेन की भूमि उपयोग दुरुपयोग किसकी पुस्तक है। ठीक है, और ये ब्रिटेन के थे। हालांकि मैकिंडर और पैट्रिक गिडीज, ये सारे तीनों जो विद्वान दिए गए हैं, ये तीनों ही ब्रिटेन के हैं। एल.डी. स्टाफ ने ब्रिटेन पे काम किया था। जो मैकिंडर हैं, इनकी पुस्तक पहले भी आ चुका है, इनका नाम ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज, आपको पता है, पहले भी एक नाम हो। अच्छा, इनकी एक पुस्तक और है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज किसकी पुस्तक है? मैकिंडर की। अच्छा, इन्होंने एक शब्द प्रतिपादित किया था, क्या नाम था उसका? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं पहले भी दे चुका हूं। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति पाई जाती है कहाँ? अफ्रीका में, या हम कह लें पूर्वी अफ्रीका में, विकल्प कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में भी कहाँ? केन्या में, तंजानिया में। ठीक है, क्योंकि विकल्प दे सकता है युगांडा में। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ठीक है, और ये मसाई जो जनजाति है कैसी है? ये पशुचारक है, पशुचारक प्रकार की जनजाति है, और इनके घरों को क्रॉल कहा जाता है। कई बार ये बात पूछी गई है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी जनजाति से संबंधित तो आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भूजात। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं? भूजात कहलाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, लेकिन समझ रहे कि महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद, जो महासागरों में जो अवसादों का निक्षेपण होता है। ठीक है, आपको पता है नैरेटिक होता है एक, और एक पेलेजिक होता है। एक क्या होता है? पेलेजिक होता है। ठीक है, नैरेटिक और पेलेजिक। तो यही पूछ रहा है कि महाद्वीपीय उद्भव के तो जो अवसाद जिनका उत्पत्ति महाद्वीप से होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? भूजात कहा जाता है उनको। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? भूजात कहा जाता है। तो प्रश्न बड़ी देर में समझ में आया कि महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, भूजात कहलाते हैं। ऐसे अवसादों की बात कर रहा है जो महासागरों में निक्षेपित होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ हो जाती है? महाद्वीपों पर होती है। तो ऐसे अवसाद क्या कहलाते हैं? भूजात कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम ज्वार किसके पास देखा जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या है? गुजरात में। गुजरात में क्या? ओखा तट या ओख आपने लिखा सुना होगा। ठीक है, वहां पर सबसे ऊंचे ज्वार देखे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कनाडा के नवा स्कोशिया में वहां पर क्या? एक फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। वहां पर जो है सर्वाधिक ऊंचे ज्वार देखे जाते हैं फंडी की खाड़ी में। अच्छा, ऐसे ही ब्रिटेन में एक जगह है
साउथहैम्पटन, ठीक है, वहां पर क्या है कि एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां बनी होती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, कोरल फॉलिप से, ठीक है। क्या है, जो मूंगा जीव होता है या जिसको हम प्रवाल कहते हैं, ठीक है, जब वो मर जाता है तो उसके अस्थि पंजर ऐसे एक दूसरे पर चिपकते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्थलाकृति बन जाती है, इसी को क्या कहते हैं हम, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं, ऐसे ऐसे चिपकते जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति। आपको पता है प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती हैं, प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तटीय प्रवाल भित्ति, नंबर 2 अवरोधक प्रवाल भित्ति, और नंबर तीन वलयाकार या उसको क्या बोलते हैं, अटाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो कौन सी, इनमें किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तटीय प्रवाल भित्ति है कि अवरोधक प्रवाल भित्ति है कि अटाल है, ठीक है। तो आपको पता प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं और ये कोरल पॉलिप से भी बनती है, मतलब जो मूंगा जीव होता है जब वो मर जाता है तो एक दूसरे पर चिपकता जाता है और एक भित्ति या निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसैपियंस से संबंधित है। होमोसैपियंस आपको पता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम है और इनमें से मानव ही ऐसा है जो क्या होता है, सर्वाहारी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, ठीक है। अड्डकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अड्डकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अड्डकुंडे पुस्तक जो है आपको पता है किसके द्वारा लिखी गई, रिटर के द्वारा लिखी गई है। अड्डकुंडे पुस्तक किसकी है, कार्ल रिटर महोदय की है। आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस बात को अच्छे से व्याख्या किया गया रिटर के बारे में, ठीक है। रिटर की पुस्तक है। अच्छा, हम्बोल्ट की पुस्तक का क्या नाम है, अगर हम यहीं पे चर्चा कर लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, कॉस्मॉस। हम्बोल्ट की पुस्तक क्या नाम है, कॉस्मॉस, ठीक। रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम है, इनसे भी संबंधित वीडियो बना दी मैंने, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। किसकी पुस्तक है ये, रेडजेल महोदय की, ठीक है। अच्छा, वाइडल डी ब्लास की पुस्तक का क्या नाम है, एक तो इनकी पुस्तक का नाम है ह्यूमन जाग्राफी, क्या नाम है, ह्यूमन जाग्राफी। दूसरा इनकी एक पुस्तक है फ्रांस का भूगोल, क्या नाम है इनका, फ्रांस का भूगोल। ये ब्लास महोदय की जो है पुस्तकें हैं। और रेडजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी। ऐसे ही बार बार जब इन विद्वानों के नाम हमारी नज़रों से गुजरेंगे, इनकी संबंधित संकल्पनाएं, इनसे संबंधित पुस्तकें जब गुजरेंगी तो हमको याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें रटने ही वाली है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। और रटी हुई चीज़ जल्दी भूल जाता है, इसलिए उनको बार बार देखना, बार बार उनके बारे में पढ़ना समझना, तभी याद रहता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो आपको पता है लेवेंसराम की जो संकल्पना है वो रेडजेल महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अच्छा, इसमें टेलर महोदय का नाम दिया, तो आपको पता है टेलर महोदय नवनियतवाद के प्रतिपादक है। हालांकि हमारे आयोग ने प्रश्न की जो है धज्जियां उड़ाई हैं, आप सबको पता होगा 2021 के पेपर में, ठीक है। हेटनर महोदय इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हेटनर महोदय की पुस्तक का नाम है यूरोप, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी गई। और रिचथोपेन ने क्या लिखा है, चीन का भूगोल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप ये जान लीजिए कि किसी विद्वान का वर्क किस क्षेत्र में है, तब भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे प्रश्न ये ना आए चीन का भूगोल बताइए, लेकिन प्रश्न ये पूछ दिया कि चीन के बारे में किसने लिखा, किसने पढ़ा है। अगर हमें ये बात पता है कि ये रिचथोपेन लिखा है, तो चीन से संबंधित बुक जो है किसकी होगी, रिचथोपेन की। अब जैसे ऊपर अभी आया था कि ब्रिटेन के बारे में किसने लिखा है, ठीक है, तो आपको पता है ब्रिटेन के बारे में किसने लिखा था, अभी आपने पढ़ा था कि उनकी पुस्तक का क्या नाम था, एल.डी. स्टम्प, ठीक है। क्या, ब्रिटेन भूमि उपयोग एंड दुरुपयोग, ठीक है। अब ब्रिटेन के बारे में सर्वाधिक काम स्टम्प महोदय ने ही किया है, ठीक है। अब प्रश्न आ जाए कि एल.डी. स्टम्प कहाँ थे, तो ब्रिटेन के थे, आप टिक कर सकते हैं। इनकी पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रिटेन भूमि उपयोग एंड दुरुपयोग, ठीक है। ऐसे ही रिचथोपेन महोदय ने चीन के बारे में महत्वपूर्ण रिसर्च की है और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, चीन का भूगोल, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या सिद्धांतों पर एक निबंध लिखा गया, किसने लिखा है जनसंख्या पे, तो जनसंख्या सिद्धांतों पर बहुत मार्क्स ने भी लिखा है, माल्थस ने भी लिखा है, रिकार्डो ने भी लिखा है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका है, माल्थस महोदय का है। आपको पता है कि जनसंख्या के सिद्धांत जो है 2 तरह से दिए गए हैं। एक दिया गया है कैसे, प्राकृतिक आधार पर, ठीक है, और दूसरा लिखे गए हैं किस पे, सामाजिक आधार पर, ठीक है, सामाजिक आधार पर, ठीक है। तो जो प्राकृतिक आधार पर थे उनमें जो है ये क्या कहते हैं, माल्थस महोदय थे, ठीक है। और जो सामाजिक आधार पर लिखे गए थे उसमें कौन थे, रिकार्डो महोदय थे और कार्ल मार्क्स
ठीक है, ये दो नाम लिखे गए हैं, कार्ल मार्क्स और रिकार्डो इस सामाजिक आधार पर लिखे हैं, और माल्थस महोदय ने किस पे, प्राकृतिक, माल्थर और सैडलर महोदय ने, ठीक है, सैडलर महोदय ने किस पे, प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या के सिद्धांतों का व्याख्या दी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कौन सा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो आपको पता है ना कौन सी, पनामा नहर। अगर हम आगे एक हमने मैप लगाया है, उसमें हम आपको दिखा देते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई, जिसका नाम क्या है, पनामा नहर है। इसके जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है वहां पर पनामा बंदरगाह, और जो अटलांटिक महासागर का तट है उधर कौन सा, उधर कोलोन बंदरगाह। ठीक है, उधर कोलोन बंदरगाह है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये नहर किस पे बनाई गई है, ये पनामा देश में जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको डिलीट कर लें, फॉर्मेट रिव्यू स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे थे, हाँ, कौन सा अटलांटिक महासागर, तो पनामा नहर। ठीक है, सुएज नहर आपको पता है, सुएज नहर आपको पता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। ठीक है, कील नहर आपको पता है, कील नहर भी हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है, चित्र में अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, छोटा सा ही है लेकिन समझ जाएंगे, कील। ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती जर्मनी में, यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा ये। ठीक है, तो उत्तरी सागर इधर है, ये उत्तरी सागर, इधर ये बाल्टिक सागर है। तो यहाँ पे जो नहर बनाई गई, इस नहर का क्या नाम है, कील नहर। क्या नाम है इसका, कील नहर। ठीक है, ये कील नहर हो गई, यहाँ पर पनामा नहर हो गई, और ये आपको पता ना, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ती है, ये कौन सी है, सुएज नहर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा प्रश्न बन रहा है हमारा, कि विश्व में सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा, विश्व में सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ब्राजील। सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील। ब्राजील के बाद इसका नंबर आता है, ब्राजील के बाद नंबर आता है वियतनाम का। ठीक है, ब्राजील के बाद नंबर आता है किसका, वियतनाम का। ठीक है, आगे, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से, ये देखो आप गलत होगा, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर के बहती है। कश्मीर घाटी से जो नदी होकर के बहती है उसका नाम है झेलम नदी। उसका नाम क्या है, झेलम नदी। ठीक है, झेलम, थोड़ा सा आप समझिएगा, झेलम किसकी सहायक नदी है, झेलम जो है चिनाव की सहायक नदी है। किसकी, चिनाव, जैसे चिनाव आती है ऐसे, चिनाव में ऐसे ऊपर से आकर के कौन सी नदी मिल जाती है, झेलम नदी मिल जाती है। अच्छा, झेलम की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग। ठीक है, शेषनाग झील है, वहां से निकलती है। और ये आपको पता है, ऐसे हमारा ग्रेट हिमालय है, और ऐसे हमारा क्या है, पीर पंजाल इसके मध्य में ऐसे प्रभावित होती है। और इसी घाटी को क्या कहा जाता है, इसी घाटी को कश्मीर घाटी कहा जाता है। बुलर झील से होकर के प्रभावित होती है कौन सी नदी, झेलम नदी। ठीक है, फ्रांस के ऊपर आल्प्स के रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन है। आप देखिएगा कि व्याख्या थोड़ा सही पड़ेगा, यहाँ पे दो पवनें हैं जो कि कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है मिस्ट्रल। फ्रांस में कौन सी, मिस्ट्रल पवन बहती है। ठीक है, आगे है कि जो फॉन है, फॉन यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये उत्तरी आल्प्स पे प्रभावित होती है। गर्म, ठीक है, गर्म पवन है, और ये स्विट्जरलैंड के भी हिस्से में बहती है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के हिस्से में बहती है। ठीक है, शुष्क और गर्म पवन है, और इसकी एक विशेषता है कि इसके बहने से क्या हो जाता है, अंगूर तेजी से पक जाते हैं, किसके, फॉन के। ठीक है, अच्छा, सिरक्को आपको पता है कहाँ बहती है, सहारा से उत्तरी अफ्रीका की तरफ, बहती है। और आपको पता है हरमट्टन जो है गिनी तट पर बहती है, इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ठीक है, सिरक्को का देखिए मैं नाम भूल गया हूँ, मिस्र में क्या कहते हैं इसको, गिबली कहा जाता है शायद। ठीक है, अगली हम व्याख्या देखते हैं,
मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः किसका अनुसरण करती है? ठीक है, तो किसका अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर का। मध्य प्रशांत से होकर गुजरने वाले जो है देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 होती है, चाहे वो कहीं से भी गुजरे। और आपको पता है ये पहले भी आ चुका है, जो 3 बार मोड़ी गई है, आपको ये पता होना चाहिए। और कमेंट करके बताइए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था। प्रश्न मैं व्याख्या कर चुका हूं एक बार इसकी, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पता तो आप पहले जाकर के वीडियो देखिएगा, तब आप बता देंगे। ठीक है, इसका निर्धारण कब किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बड़ी प्लेट का उदाहरण है? प्रशांत प्लेट इसका सही उत्तर है। कोकोज प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपींस ये छोटी प्लेटें हैं, माइनर प्लेटें हैं। अब आप थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देख लें, मैंने चित्र लगा दिया इसलिए बना करके। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 6 या 7, कुछ किताबों में 6 लिखा हुआ, कुछ किताबों में 7 लिखा हुआ है, मेजर प्लेटें हैं। ठीक है, तो जो विद्वान नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही प्लेट मानते हैं, तब प्लेटों की संख्या 6 हो जाएगी, और जो लोग अलग अलग मानते हैं तब प्लेटों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट मेजर प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट मेजर प्लेट है, 1 हो गई, 2 हो गई। ठीक, अफ्रीकन प्लेट मेजर प्लेट 3 हो गई, यूरेशियन प्लेट 4, ठीक है 5, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट 6, और 7वें नंबर की पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो ये 7 मेजर प्लेटें हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ये 7 मेजर प्लेटें हो गई हैं। ठीक है, 7 मेजर प्लेटें हो गई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं, उनको भी मैंने इसमें दिखा दिया। देखिए कोकोज प्लेट, ये कहाँ है? कोकोज प्लेट। आप चित्र देखेंगे तो आपको लोकेशन बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कौन सी है? नाजका प्लेट, ये नाजका प्लेट है। ये आप देख रहे हैं कैरिबियन सागर में कौन सी है? कैरिबियन प्लेट है। यहाँ पे जुआन डी फूका प्लेट है एक। ठीक है, और ऐसे ही ये अरबियन क्षेत्र अरब, ठीक है, वहाँ पर कौन सी है? अरबियन प्लेट है। ठीक है, ये फिलीपींस का क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी है? फिलीपींस की प्लेट। और यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन सी? स्कोशिया की प्लेट है। आप चित्र को 5 मिनट अगर गौर से देख लेंगे तो लोकेशन बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे अरबियन प्लेट है, ठीक है, तो जहां पर अरब क्षेत्र है वहां पर सऊदी अरब जैसे जो देश है, ठीक है, वहां पे कौन सी प्लेट? अरबियन प्लेट है, नाम से। फिलीपींस देश है, वहां पर फिलीपींस प्लेट है। ठीक है, नाजका प्लेट जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिम में नाजका प्लेट है। जहां पर मध्य अमेरिका जिसको हम कहते हैं, या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच में कौन सी प्लेट है? कोकोज प्लेट है। अच्छा, जहां पे कैरिबियन सागर है, मैक्सिको खाड़ी, वहां पर कौन सी? कैरिबियन प्लेट है। ठीक है, स्कोशिया प्लेट दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी प्लेट कहाँ पर स्थित है, या कौन सी मेजर प्लेट है, कौन सी माइनर प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारे टीजीटी 2016 का संपूर्ण व्याख्या हो गई है। ठीक है, पहला पार्ट देख लीजिएगा, और ये आज दूसरा पार्ट। वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत उपयोगी है आपके लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं 9458631022 पे, या फिर वो टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च कर सकते हैं शिवालिक स्टडी अड्डा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, शिवालिक स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, तब भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।